नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और जैसे कि सर्दी बढ़ती जा रही है तो आप अपने आप को बचाए रख रहे होंगे। आवश्यक काम होने पर ही आप घर से बाहर निकलें। और जैसे कि आप सबको पता है कि 2-3 दिन से सर्दी इतनी कहर ढा रही है कि सूरज ज़्यादा को भी देखे हुए तो 2-3 दिन हो चुके हैं। लगता है सर्दी अपनी अंतिम चरम सीमा पे है। इसके बाद तो अब थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो आप सब बच के रहना और घर में सुरक्षित रहना। अपन पिछली क्लास में राजस्थान की सभ्यताओं को कवर कर चुके हैं। आज इस क्लास में अपन राजपूतों काल की ओर करेंगे। इससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि मैंने पिछली क्लासों में भी बताया है कि राजस्थान पटवारी की वैकेंसी जल्दी आने वाली थी। तो आज की न्यूज़ में बताया गया है कि राजस्व मंडल द्वारा 3000 पद जो रिक्त चल रहे हैं उनको और कुछ पद और सृजित लेकर उनके लिए अभ्यर्थना राजस्व मंडल द्वारा भेजी गई है। तो इससे ये आसार लग रहे हैं कि राजस्व पटवार भर्ती की जल्द ही आने वाली है। और पशु परिचय की जो वैकेंसी है ये ऑन द वे चली रही है। तो इन 2 वैकेंसियां जल्द से अपने आप को देखने को मिल सकती है। तो अपना जो ये क्लासेस का लेवल है ये बेसिक लेवल पर है, क्योंकि अपन जो राजस्थान के एग्जामों में ज़्यादा क्वेश्चन है वो बेसिक से पूछे जाते हैं। ज़्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन छोटे एग्जामों में कम बनते हैं। ठीक है, तो अपन जो क्लासेस चालू की हुई है, जो अभी तक जो बच्चे अभी भी सो रहे हैं, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई चालू नहीं की है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, आप किसी भी से भी पढ़ रहे हो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो जो बच्चे अभी तक ये सोच रहे हैं कि वैकेंसी आने के बाद ही या फिर नोटिफिकेशन आउट होने के बाद ही हम तैयारी शुरू करेंगे, तो इस चक्कर में ना रहें। आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि जो तैयारी होती है असली तैयारी वैकेंसी ना आने के पहले होती है। वैकेंसी आने के बाद तो सभी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आप शांति काल में अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपकी अच्छी से तैयारी होती है और वो काम आती है। आप जो अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पुराने बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो दौड़ में शामिल दिखाई देंगे, और जो वैकेंसी आने के बाद उसमें सीधा फॉर्म भरेंगे और डायरेक्ट पेपर देंगे। थोड़ी बहुत 2-4 महीने की तैयारी करने के बाद तो उनका सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल होता है अपेक्षा जो अभी तैयारी कर रहे हैं और जिसको कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। तो आप सभी भी पढ़ाई पर ध्यान दें, कंटिन्यूटी बनाए रखें अपने ऊपर, और जितना हो सके उतना डेली का डेली पढ़ने की कोशिश करें। पढ़ाई में घंटे मायने नहीं रखते, बस ये देखा जाता है कि जितना आप पढ़ रहे हैं उतना कितना आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। अगर आपने एक टॉपिक भी पढ़ा या फिर आपने आधा भी पढ़ा, तो अगर वो डेली डेली अपन आधे आधे करते करते एक दिन राय का पहाड़ हो जाता है। तो आपको धीरे धीरे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, और जिसने तैयारी की हुई है वो और इसको प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। आज अपन बात करेंगे राजपूत कालीन। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरुआत राजपूतों की उत्पत्ति की। तो आज देखेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है और जो इनका टाइम पीरियड देखा जाता है, ये टाइम पीरियड कब का माना गया है, तो ये माना गया है 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य। 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य राजपूतों का काल 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है। अब सबसे पहले इसके बात करते हैं कि इसमें ब्राह्मणों से उत्पत्ति के मत किस किसने दिए। चलिए देखते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने कहा है कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है ये ब्राह्मणों से हुई। इसके बाद इसका जो अगला है वो मिलता है बिजोलिया शिलालेख से। अगला मत बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। किससे मिलता है? बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख के जो लेखक ये है गुणभद्र साहब, गुणभद्र। अगला जो मत वो गोपीनाथ शर्मा ने दिया। एक मत पिंगल सूत्र कृति में मिलता है, मंडोर के शिलालेख में मिलता है, और बी एन पाठक यानी विशुद्धानंद पाठक जी ने भी कहा है कि जो इनकी उत्पत्ति है ये ब्राह्मणों से हुई है। ठीक है, इसके बाद अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का जो सिद्धांत है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो गुरु वशिष्ठ जी थे इन्होंने आबू पर्वत को यज्ञ किया जिससे 4 जातियों की उत्पत्ति हुई।
जैसे कि अपन देखा जाए कि चार उत्पत्ति इंसान की उत्पत्ति है कैसे हो सकती है, अपन साइंस के स्टूडेंट है, इस बात को नहीं मान सकते। तो ऐसा हुआ होगा कि जो माउंट आबू है वहां पे गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, वहां पर 4 आदमियों को बिठा लिया और उनसे कहा कि आप सब अब क्षत्रिय हैं। उनको बताया गया कि आप एक को बोला गया कि आप गुजर प्रतिहार हैं, एक को कहा गया कि आप चौहान हैं, एक को कहा गया कि आप सोलंकी हैं और एक को कहा गया कि आप परमार हैं। और उन चारों को बताया गया होगा कि आप चारों को इन सब की अब आज से ये आपकी जातियां हैं। और ऐसे कर करके उन सभी को सब मोटिवेट किया होगा अच्छे से कि आप जाइए भलाई की रक्षा कीजिए और सभी की सहायता कीजिए। और अब आप आपका जो काम है ये यहाँ के सभी के जो अत्याचार और अत्याचारी हैं उन सभी को खत्म करके और सभी का करना है अपने को काम। ऐसा कुछ कहा होगा गुरु वशिष्ठ जी ने। यानी गुरु वशिष्ठ जी ने यहाँ पर एक मोटिवेटर का काम किया होगा, या कह सकते हैं। पहली मिलती है उसको गुजर प्रतिहार, दूसरा परमार, तीसरा चालुक्य या सोलंकी और चौथा है चौहान। यहाँ से 4 जातियों की उत्पत्ति हुई, 4 जातियां उत्पन्न हुई। ठीक है, ये इसको माना दिया गया है। अगर इसके जो देखिए इसके बारे में जो मत किसने दिया, तो पृथ्वीराज रासो में, सूर्यमल मिश्र जी ने कहा, मूणोत नैन सिंह ने कहा जो जोधपुर के थे, और शिला लेख में भी मिलता है कि जो राजपूत है ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। अब देखते हैं पृथ्वीराज जी के लेखक कौन है, मतलब पृथ्वीराज रासो के लेखक। जो पृथ्वीराज रासो है इसका लेखक देख लेते हैं। इसका लेखक है चंद बरदाई। कहीं किताबों में चंद्र बरदाई होता है लेकिन वो सही नहीं है। चलो देखिए वो चंद्र बरदाई है, चंद्र बरदाई नहीं होता, चंद्र बरदाई होता है। ठीक है, तो ये देख लिया अपन। पहले तो देखा कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति के मत किसने दिया, एक तो डॉक्टर भंडारकर ने, एक बिजोलिया शिलालेख में, एक गोपीनाथ शर्मा ने, एक पिंगल सूत्र कृति में, एक मंडोर शिलालेख में और एक बीएन पाठक जी ने। बिजोलिया शिलालेख का लेखक कौन है, गुणभद्र जी। अग्निकुंड की उत्पत्ति का सिद्धांत ये है कि गुरु वशिष्ठ जी थे, उन्होंने आबू पर्वत जाकर किया यज्ञ, यज्ञ से हुई 4 जातियां उत्पन्न। पहली है गुजर प्रतिहार, दूसरी है परमार, तीसरी चालुक्य सोलंकी और या चौथी है चौहान। इसके जो मत है ये पहला पृथ्वीराज रासो में मिलते हैं जिसके लेखक है चंद्र बरदाई। अगला जो मत है ये सूर्यमल मिश्र और मोनोपेंसी ने दिया, और एक मत किराना शिलालेख में देखने को मिलता है। ठीक है, अपने जो क्लासेज है ये नोट्स मेकिंग पैटर्न पर होती है। अगर मैं आपको एक एक अक्षर इस पर बोर्ड पर लिखाने लग जाऊं तब तो ये क्लास कम से कम 1.5 घंटे की हो, और 1.5 घंटे का टाइम आपका भी बर्बाद हो और मेरा भी, इतना टाइम होता भी नहीं है। तो आपको जो क्लासेस देखने को मिलती है ये एक नोट्स मेकिंग पैटर्न होता है कि आप उस नोट्स किस तरह से बनाने होते हैं और किस तरीके से आपको एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखने होते हैं। तो मैं एक एक अक्षर आपको पढ़ा के या पहले बोलूं फिर उसको लिखाऊं फिर आपसे कहूँ बच्चों चलिए नोट कीजिए, या फिर मैं इसमें एक एक अक्षर लिखूं तो इसमें कितनी लंबी क्लासेस जाएगी आप भी सोच सकते हैं। तो आप शॉर्ट क्लास के रूप में अपने को टाइम भी कम लगे और अपने जो सुव्यवस्थित सारा जो पैटर्न है एग्जाम का उसके हिसाब से अपने को नोट्स मिल जाए तो अपने को पढ़ाए। ये जो क्लासेज है ये आपको एग्जाम टाइम में बहुत याद आएगी क्योंकि बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स एकदम छोटी क्लासेज में आपको एक पूरी अच्छी तरीके से मिल जाएगी। मैंने भी जब तैयारी की थी और अभी भी करता हूँ तो उसमें इधर ही ऐसे ही शॉर्ट तरीके को अपनाया है लेने के लिए। शॉर्ट तरीके मतलब अपने नोट्स को सारे गर्भित होना चाहिए, कम से कम अपन सिलेबस को कवर तो कर सकें। अगर मैं आपको एक एक लाइन लिखाने लग जाऊँ, एक क्लास 1.5 घंटे तक लेने लग जाऊँ तो आपका टाइम ही बर्बाद होगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसको नोट डाउन, उसके बाद अपन आगे किस किसने मत दिया उस पर करते हैं चर्चा। ठीक है, जल्दी ही लीजिए स्क्रीनशॉट। होते नयन चंद्र सूरी, कौन थे, नयन चंद्र सूरी। और जो पृथ्वीराज विजय इसके जो लेखक थे वो थे जयानक, कौन थे, जयानक। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने अपने टाइम पे चमकता है, ये आप सबको पता है। सूरज दिन में और चंद्रमा रात में अपना प्रकाश फैलाता है। तो जो सूर्यवंशी है तो ये अगर बात करें तो ये बड़े बड़े हर चीज में बड़े दिखाई देते हैं। तो जो जीएच ओझा जी है ये इसके मत देते हैं। अग्नि पुराण, अग्नि जो है
ये भी अपने सूर्य में अग्नि होती है तो इसके अग्नि पुराण शिलालेख मिलते हैं। हम्मीर महाकाव्य, महा मतलब महान, इसका जो महान बड़ा जो होता है ये इसलिए इसको इससे लिंक कर सकते हैं कि महान यानी हम्मीर महाकाव्य में किसका उल्लेख मिल सकता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी, क्योंकि महाकाव्य भी महान और सूर्य चंद्रमा भी महान। ठीक है। पृथ्वीराज विजय के लेखक दयानंद जी है। पृथ्वीराज अपने जो पृथ्वीराज जी है वो भी कोई छोटे मोटे आदमी थे, आप सबको पता है। आपने राजस्थान में 4-5 पृथ्वीराज जी हुए हैं, अपन उनको क्रम में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी करते हैं उसके बाद पहले पृथ्वीराज जी। तो अगर आप ज्यादातर देखा जाए तो पृथ्वीराज जो थर्ड थे, पृथ्वीराज चौहान, उसके बारे में अपन सब ज्यादातर पढ़ते हैं और ज्यादातर लोग उन्हीं को जानते हैं। तो पृथ्वीराज से देख सकते हैं कि ये भी बड़े हैं। दशरथ शर्मा जी अपने पंडित जी भी इसी में मत देते हैं, और अश्वनाथ जो शिलालेख है ये भी इसी का मत देता है। इसके बाद अगली बात करते हैं कि जो ये है ये वैदिक आर्यों की संतान है। ऐसा किसने कहा? एक तो सीवी वेद जी ने, वैदिक आर्यों की संतान सीवी वेद, वैदिक से वेद। एक जीएच ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी, ओझा ये भी झाड़ू फूके वाले, सब कुछ इसी में वैदिक देखा जाए तो इसी में मान सकते हैं। एक मनुस्मृति में इन तीनों चीजों में कहा गया है कि जो राजपूत हैं ये वैदिक आर्यों की संतानें हैं। क्या कहा गया है कि ये वैदिक आर्यों की संतानें हैं, और इसका जो समर्थन है कि एक तो सीवी वेद जी ने, एक जीएच ओझा ने, और एक मनुस्मृति में मिलता है। ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं इनको विदेशी। तो विदेशी की संतान कहा, विदेशी तो जो विदेशी लोग होंगे वही विदेशी की बात करेंगे। अपने जो राजस्थान के हैं वो तो अपने अपने बात कर ली उन्होंने। तो विदेशी की बात करें तो विदेशी एक तो कौन था, वो था कर्नल जेम्स टोड। तो इसने कहा कि वैदिक विदेशियों की संतान थे ये। तो इसमें जी ये भी विदेशी है, विलियम क्रो ये भी विदेशी है। बस एक दशरथ शर्मा जी है जिन्होंने इसका साथ दिया कि जो राजपूत है ये विदेशियों की संतान है, इसका इन्होंने मत दिया था। ठीक है। सर्वाधिक मत कर्नल जेम्स टोड का मिलता है इसमें। इसके बाद अगला जो आता है वो है हूणों की संतान। हूणों की संतानों का जो कहा है वो कहा है बीए स्मिथ जी ने। किसने कहा है? बीए स्मिथ ने, कि जो राजपूत है ये तो हूणों की संतान है। मिश्रित सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, ये किसने कहा? दीनदयाल चट्टोपाध्याय जी ने। दीनदयाल चट्टोपाध्याय जी ने कहा कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है ये तो मिश्रित यानी कि आधे देशी आधे विदेशी सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज इनको बताया गया है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी कहा है गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने, अग्नि पुराण में, हम्मीर महाकाव्य में, पृथ्वीराज विजय में, दशरथ शर्मा जी है, और अश्वनाथ शिलालेख में। इसमें इन सबको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के होने के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद इनको वैदिक आर्यों की संतान कहा है। एक तो सीवी वेद जी ने, एक गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने, और मनुस्मृति में इसके जो अपने को साक्ष्य मिलते हैं। हम्मीर महाकाव्य है, इसका जो लेखक है वो है नयन चंद्र सूरी। पृथ्वीराज विजय है इसका है दयानंद, और अगर पृथ्वीराज रासो देखी जाए तो उसके थे अपने चंद्रप्रदाय, जो हमने इस पहली वाली स्लाइड में देख लिया है। इसके बाद विदेशियों की संतान कर्नल जेम्स टोड ने, विदेशी की बात करेंगे तो पहला कर्नल जेम्स टोड हो गया, दूसरा स्मिथ हो गया, तीसरा विलियम क्रोक हो गया। बस एक अपने दो दशरथ शर्मा जी थे जिन्होंने कहा कि ये विदेशी की संतान में होने के इनके मत को समर्थन किया। इन तीनों के मत को इन्होंने समर्थन किया तो इसको भी इसी में लिया जाता है। हूणों की संतान कहा है बीए स्मिथ ने। बीए स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान कहा है, हूणों को संतान कहा है। अगला जो दीनदयाल चट्टोपाध्याय जी ने, इन्होंने कहा कि यह तो मिश्रित सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज है। कौन? राजपूत। चलो आप कर लीजिए इसको नोट डाउन, ले फटाफट स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखते हैं अपन इसके आगे बनने वाले स्लाइड। चलिए दोस्तों अगले बात करते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है ये सक्सीथियन से बताई। किसने बताया? सक्सीथियन ने। तो इसको सक्सीथियन से उत्पत्ति बताने वाले अपना जो थे वो थे कर्नल जेम्स टोड जी। कर्नल जेम्स टोड, इनको घोड़े वाले बाबा कहते हैं। घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि ये राजस्थान में भ्रमण के लिए घोड़े पे बैठ के घूमते थे, उस टाइम पे था जाना है। इसके बाद अग्निकुंड से जो उत्पन्न होने वाली जाति हैं ये अपन पिछले उधर देख ली। तो सबसे पहली तो है अपनी गुर्जर प्रतिहार। कितनी जातियां उत्पन्न हुई थी? 4। पहली गुर्जर प्रतिहार, दूसरी
परमार, तीसरी चालुक्य सोलंकी, चालुक्य या सोलंकी, और चौथी चौहान, चाफरी मान है, इसको देखेंगे भी आगे। भारतीय इतिहास में राजपूत काल कब माना गया है? तो 7वीं से लेकर 12वीं तक का, 12वीं शताब्दी तक, का। राजपूतों की जो उत्पत्ति वही यूची जाति से किसने मानी? तो पहले बात करते हैं यूची होता कौन है, यूची क्या होता है? तो यूची वो है जो कुषाण होते हैं, उन्हीं को यूची बोला जाता है। कुषाणों को यूची समझा जाता है। और जो राजपूतों की उत्पत्ति यूची से मानने का जो मत रखते हैं वो कौन थे? कनिंगम सिंघम, उससे याद रख सकते हैं। देखोगे आप सिंघम मूवी तो अजय देवगन की पहले वो चला करती थी, अभी भी आती है। तो नहीं, उसमें अजय देवगन ने वो रोल करता है ना सिंघम का। कौन सा गाना आता है? जब भंवर उठे, जब कवर चले, जब जोर गहरा है सिंघम, मुझे तो ध्यान नहीं, आपको ध्यान हो तो बता देना। तो वो गाना जो है उसमें कुषाण से कनिंगम, इसका लिंक ले सकते हैं, तो यहाँ से क से कुषाण, क से कनिंगम, इसलिए बताया है मैंने। तो बाकी मूवी पे ध्यान देना, अपने को बस पढ़ाई करनी है। मूवियाँ तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, बाद में देखना अच्छे सिलेक्शन हो जाए तब, ठीक है। तो ये हो गई अपने राजपूतों की उत्पत्ति। आप ये लीजिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट। चलिए साथियों, उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। तो आज हम राजस्थान की जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई है इसको करेंगे खत्म। इसके बाद कल की क्लासेस में अपन शुरू करेंगे गुर्जर प्रतिहार से, ठीक है। तो उसके पहले अपन देख लेते हैं विभिन्न वंश और उसके शासन काल कहाँ कहाँ रहा है उनका, यानी राजस्थान के सारे संपूर्ण वंश और उनका शासन क्षेत्र। तो इससे अपने को आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वंश किस क्षेत्र में राज किया है, और जिससे आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं गुहिल वंश, जिसको गहलोत भी कहा जाता है। ये मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में फैला हुआ था। मेवाड़ की बात करें तो अपने को जाना है उदयपुर क्षेत्र में, उदयपुर और उसका आसपास का क्षेत्र। मेवाड़ कौन है अपना? उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, यानी कि इसमें एक तो पूरा तो मेवाड़ आ गया, डूंगरपुर आ गया अपना, बांसवाड़ा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, भीलवाड़ा आ गया, वहां का सारा क्षेत्र गहलोत वंश या गुहिल वंश के शासन क्षेत्र में आता था। अगला अपना जो है वो है राठौड़ वंश। राठौड़ जो वंश है ये जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ तक फैला हुआ था। कहां तक फैला हुआ था? जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ तक। अगला है कछवा वंश। कछवा वंश यानी ढूंढाड़ जो ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र है, यानी जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जयपुर, दौसा और आमेर का कुछ क्षेत्र वो ढूंढाड़ के क्षेत्र में आता है। अगला अपने आने वाला है चौहान वंश। चौहान वंश जो है ये एक तो शाकंभरी, क्योंकि इसको शाकंभरी की चौहान कहते हैं, तो शाकंभरी, अजमेर, हाड़ौती में कोटाबंदी, वारा झालावाड़, नाडोल, सिरोही और जालौर, ये सब आता है। इसके बाद अगली बात करते हैं अपन परमार वंश की। तो परमार जो वंश है ये एक तो आबू और मालवा यहाँ तक फैला हुआ था। भाटी वंश अगर आता है, भाटी वंश तो एक तो जैसलमेर के भाटी और एक भटनेर के भाटी, ये आते हैं, इनका क्षेत्र यहाँ तक आता है। यादव वंश जो है करौली तक आते हैं, और अपने यदुवंशी कौन थे? कृष्ण से करौली, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अगर अपना जो आने वाला है गुर्जर प्रतिहार है, इसका जो शासन क्षेत्र था ये गुजरात, भीनमाल और मंडोर तक फैला हुआ था। अपन जो अगले नेक्स्ट क्लासेस है उसमें गुर्जर प्रतिहार के बारे में भी अपन संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि कैसे गुर्जर प्रतिहार उत्पत्ति में आए, गुर्जर का अर्थ क्या होता है, प्रतिहार का मतलब क्या होता है, कैसे लक्ष्मण के वंशज कहना है, कैसे इन्होंने मंडोर को राजधानी बनाया, कैसे भीनमाल को राजधानी बनाया, और इनका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था, बाकी सबके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कल के सेशन में, यानी कल की क्लास में। और आप पहले इसको नोट डाउन ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। इसके बाद मिलते हैं, ना भूलें अपने दोस्तों को जरूर पहुंचा दें। जो अभी तक गहरी निद्रा में सोए हुए हैं उसको भी जगाने का आ गया है कि हे भाई उठे, अब तो वैकेंसी भी आने वाली है, फटाफट तैयारी करते हैं शुरू। तो आप ये काम
आपने एक अच्छे मित्र की निशानी ये है कि आप उसके मित्र को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। ठीक है साथियों, तो आप अपने दोस्तों को भी ये क्लास भेज सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, बाकी तो क्लासेस तो ऐसे ही मिलती रहेगी, किसी को कोई दिक्कत हो तब भी क्लासेस तो ऐसे ही आएगी। और अगर आपको इस पैटर्न पे कोई चेंजेस देखने को, अगर लिखने का पैटर्न, नोट्स मेकिंग पैटर्न आपको वैसे तो पसंद आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये सार गर्भित है, यानी कि लिखा लिखा है, आपको तो बस डायरेक्ट पढ़ना है, कुछ नहीं करना आपको। नोथियर तेनाफियर में पढ़ना ही नहीं है, आपको बस पढ़ाई करनी है कंटिन्यू, तो आप कीजिए। चलिए साथियों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों।